Hello students, welcome to our online classes. We have started the first chapter of economics of class 9, the story of village Balampur. We have already studied uh, the in the last two lecture of this chapter. We started from overview, we studied introduction, organization of production, farming in Palampur. The first topic under farming in Palampur, land is fixed. The second topic was, is there a way one can grow more from the same land? We have also studied this, and in this topic we have studied about the multiple क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा देखा. आज हम लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बारे में देखेंगे. देखिए यहाँ पे से यू हैव सीन दैट one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. The other way is to use modern farming methods. है ना. एक तरीका फॉर हायर यील्ड है ना. एक तरीका है कि हम लोग कैसे अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. तो मल्टीपल क्रॉपिंग के द्वारा, यानी सेम पीस ऑफ लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके. दूसरा मेथड क्या है आपका? तो दूसरा मेथड है मॉडर्न फार्मिंग मेथड, है ना. मॉडर्न तरीके से खेती की जाए इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड. किसके जगह पे? तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड. अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या होता है और ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड क्या होता है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड कहने का मतलब हो गया कि नए टेक्नोलॉजीज़ वगैरह का यूज़ करके हम लोग खेती करें, है ना. और ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड होता है जैसे कि परंपरागत तौर पर जो हमारे पूर्वज जैसे करते आ रहे हैं उसी को अपना करके हम खेती करें. मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हो जाएगा आपका कि अगर हमको लैंड को प्लॉग करना है तो उसके लिए हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम बैलों का इस्तेमाल करके हल से प्लॉगिंग करते थे, है ना. तो ये आपको और बेटर तरीके से और आगे समझ में आएगा जब हमको इसको पूरा पढ़ेंगे. Yield is measured as the crop produce on a given piece of land during the single season. है ना. कितना एल्ड हुआ आपका, इसको हम कैसे मेजर करते हैं? तो जितना प्रोडक्शन हुआ एक सिंगल सीजन में हमारे पास जो लैंड मेजर्ड है, पर्टिकुलरली लास्ट टॉपिक में हम लोग देखे थे, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, 1 बीघा 1 कट्ठा जितना भी ज़मीन है आपके पास उसके अकॉर्डिंगली उसमें जितना प्रोडक्शन हुआ एक सिंगल सीजन में वही हमारा एल्ड होता है. टिल द मिड 1960 द सीड्स यूज्ड इन कल्टिवेशन वेयर ट्रेडिशनल वन विथ रिलेटिवली लो एल्ड्स, है ना. जैसा कि मैंने आपको बनाया ट्रेडिशनल और मॉडर्न. तो 1960 के दशक में क्या होता था, 1960 के दशक तक क्या होता था, तो फिर आपका ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड से ही जो बीज थे उसी को खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता था. ट्रेडिशनल सीड्स नीड्स लेस इरिगेशन. ट्रेडिशनल सीड्स में इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम चाहिए होता था. फार्मर्स यूज काउ डंग्स एंड अदर नेचुरल मैन्यूर्स एज फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर के तौर पे काउ डंग्स यानी गाय का जो गोबर होता है या फिर दूसरे नेचुरल मैन्यूर्स. आप देखते होंगे कि गाँव में ये खाना जो होता है वो चूल्हे पे बनता है. तो चूल्हे पे खाना बनने के बाद जो अवशेष रह जाता है जिसको हम राख या बानी कहते हैं, उसी राख को खेतों में छिड़काव किया जाता था. और वो हमारा एक क्या हो गया, तो वो नेचुरल मैन्योर का काम करता था, फर्टिलाइज़र का काम करता था. तो ये तरीका हो जाता है हमारा काम करने का. आगे देखिए. ऑल दिस वेर रेडीली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम, है ना. ये तो बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं कि ये लगभग सभी घरों में अवेलेबल होता था जो खरीदने में सक्षम हो या ना हो. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द 1960 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई एल्डिंग वैराइटीज़ ऑफ सीड्स, जिसको HYVS सीड्स के नाम से जाना जाता है. ये फुल फॉर्म भी पूछता है कभी कभी कि HYVS का फुल फॉर्म क्या होता है. तो हाई एल्ड वैराइटीज़ ऑफ सीड्स कहने का मतलब है काफ़ी बेहतर वैरायटी के सीड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा. किस चीज़ के प्रोडक्शन में? तो फिर वीट और राइस के प्रोडक्शन में. कब से? तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमारे क्या 1960 के दशक पे इंट्रोड्यूस हुआ तब से. कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स द HYVS सीड्स
promise to produce much greater amount of grains on a single plant. सिंगल प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देने का प्रॉमिस किया गया कि अगर HYV सीड्स से आप खेती करते हो तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा आपका. एज ए रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वालिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन्स दैन वॉज पॉसिबल ईयरलियर. जो पहले पॉसिबल नहीं था उसके अपेक्षा रिजल्ट ये हुआ कि सेम पीस ऑफ लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट, मतलब कहने का मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में आपकी प्रोडक्शन होनी शुरू हो गई. HYV seeds however needed plenty of water and also chemical fertilizers. लेकिन हाँ, इसमें ये भी था कि पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगी. अभी हम लोग देखे थे मैन्योर वगैरह के छिड़काव से या फिर ट्रेडिशनल बीज का इस्तेमाल से, मतलब आपका क्या होता था कि उतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा आपको होने लगी. यहाँ तक कि फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत भी ज़्यादा होने लगी और उसके साथ ही साथ आपको पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस्ड बेस्ट रिजल्ट. पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाने लगा ताकि रिजल्ट और बेहतर हो. हायर एल्ड्स वेयर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा. अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है तो वो ऐसे नहीं होगा. अगर HYV सीड्स लगा लिए और इरिगेशन फैसिलिटी ना हो या फिर फर्टिलाइजर्स का छिड़काव ना किया जाए, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव ना किया, तो प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं है जब तक इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ ना मिलता था क्रॉप्स को. फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया. सबसे पहले भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही किसान थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाया. द फार्मर्स इन दिस regions set up tubewells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. सबसे पहले ट्यूबवेल्स लगवाया इन लोगों ने इरिगेशन के लिए, उसके बाद HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का छिड़काव करना शुरू कर दिया. सम ऑफ देम बाउट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स विच मेड प्लॉगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर. अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर प्लॉगिंग के लिए हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड में, और ट्रेडिशनल में हम लोग हल का इस्तेमाल करते थे बैल की सहायता से. ठीक है, तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग के लिए अगर थ्रेसर ख़रीद लिया जाए, ट्रैक्टर प्लॉगिंग के लिए ख़रीद लिया जाए तो बेहतर होता था और रिज़ल्ट फास्टर भी होता था. दे वेयर रिवॉर्डेड विथ हाई एल्ड ऑफ वेट्स, और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि उनका प्रोडक्शन काफ़ी बेटर हुआ. In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. With the HYV seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare. देखिए, ट्रेडिशनल मेथड से जब खेती कर रहे थे पालमपुर में तो 1300 kg पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन होता था, लेकिन यही मॉडर्न फार्मिंग मेथड के इस्तेमाल से खेती किया गया तो 3200 kg पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होने लगा. देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट. यहाँ पे वीट के प्रोडक्शन में काफ़ी इजाफा हुआ है. फार्मर नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट. और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि फार्मर्स के पास अब एनफ वीट था या सरप्लस वीट था जिसको वो मार्केट में सेल कर सकते थे. यहाँ पे देखिए, इसी से रिलेटेड लेट्स डिस्कस में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए. इफ़ यू विल हैव डाउट आई विल क्लियर इट. यहाँ पे देखिए एक लाइन दिया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्यों ज़रूरत होती है फार्मर्स को ज़्यादा कैश की, तो एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व कीजिएगा. थर्ड टॉपिक है आपका विल द लैंड सस्टेंस, है ना. क्या जो लैंड पे इतना प्रेशर दिया जा रहा है, इतना बोझ दिया जा रहा है, उसको संभाल पाएंगे, है ना. लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेस है और किस तरह से इतने ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, या इतना ज़्यादा इरिगेशन करके प्लेंटी ऑफ वाटर्स को यूज़ कर रहे हैं हम नीचे से निकाल के, तो इसका असर क्या होगा. कुछ ना कुछ तो असर होगा, वो देखिए. लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज इट इज़ नेसेसरी टू बी वेयर केयरफुल इन इट्स यूज. ये नेचुरल रिसोर्स है लैंड, तो इसके इस्तेमाल में भी हम लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है. साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस. और
साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड के चलते जो नेचुरल रिसोर्स बेस है उसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है. इन many areas green revolution is associated with the loss of soil fertility due to the increased use of chemical fertilizers. chemical fertilizers के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या हो रही है, सॉइल फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जा रही है. बहुत सारे एरियाज़ में ऐसा हुआ है. ऑल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड. और ये तो आम समस्या हो गई है. आप सबके हमारे एरियाज़ में भी होता है कि हमारे के यहाँ वाटर लेवल बहुत कम हो गया है. तो इसका रीज़न क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं नीचे से और उतना रिप्लेनिश नहीं हो पाता है, यानी वापस से उतनी पानी अंदर नहीं पा रही है ना. और उसका रिजल्ट ये होता है कि पानी की कमी हो रही है अंडरग्राउंड वाटर की. इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड अंडरग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप ओवर मेनी ईयर्स. ये भी आप लोग जान लीजिए कि ये इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे सॉइल फर्टिलिटी हो या फिर ग्राउंड वाटर हो, और इसको बनने में काफ़ी समय लगता है, सालों साल का समय लगता है. एक बार अगर ये बर्बाद हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये डिफ़िकल्ट होता है कि उसको हम आसानी से रीस्टोर कर लें. वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें. देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ लैंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. पालमपुर के जो किसान थे उनके बीच में ज़मीनें कैसे बटी हुई थी. हम लोग जब इस टॉपिक को, इस चैप्टर को शुरू किया था, उसी समय हम लोगों ने पढ़ा था कि पालमपुर में 450 घर थे, है ना. सॉरी 450 घर थे और उसमें से 150 फैमिलीज जो थी दलित परिवार से थी. देखिए अभी उसके बारे में पढ़ेंगे. किसके पास कितनी ज़मीनें हैं ये पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पे 75% लोग खेती पे डिपेंडेंट हैं और मान लीजिए 75% लोग जो खेती पे डिपेंडेंट है वो 20 बीघा पे खेती कर रहे हैं, या 20 बीघा आपको समझ में नहीं आता तो 20 कट्ठा पे मान लीजिए कि खेती कर रहे हैं, तो उस 20 कट्ठा में 150 परिवारों के पास कितनी ज़मीनें हैं और 450 परिवारों के पास कितनी ज़मीनें हैं. इसमें एट द एंड रिज़ल्ट ये आएगा बाबू कि जो 150 परिवार हैं उनके पास 4 कट्ठा ज़मीन है और बाकी जो 16 कट्ठा ज़मीन है वो जो रेस्ट रिच फैमिली थी जिनका पॉपुलेशन 20% ही था टोटल 450 फैमिलीज में, उनके पास सारी ज़मीनें हैं. यू हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग. फार्मिंग के लिए लैंड कितना इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों ने देख लिया है. अनफॉर्चुनेटली नॉट द ऑल पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन. लेकिन सभी लोग जो क्या लैंड एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं उनके पास सफिशिएंट लैंड है एग्रीकल्चर करने के लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है. इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस. 1/3 450 परिवारों में क्या है, बिल्कुल लैंडलेस है. 150 परिवार उनमें से क्या है, दलित है, जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं हैं कल्टीवेशन के लिए. रिमेनिंग ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड्स (240 families) कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज. उसमें से 240 परिवार जो ऐसे हैं जिनका 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है. कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली. तो ये 2 हेक्टेयर पे अगर खेती भी करते हैं तो क्या इतना इनकम आएगा कि वो अपने परिवार को बेहतर तरीके से चला सके, तो नो, ऐसा नहीं हो पाता. उनको काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है. You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. ऊपर एक पिक्चर दिया हुआ है, देख लीजिए. इसमें जो छोटे छोटे आपको प्लॉट्स दिख रहे हैं ये सारी ज़मीनें, ऊपर में देखिए या फिर नीचे में भी है, बड़ी ज़मीनें बड़े किसानों की होंगी और छोटी छोटी जो एकदम प्लॉट्स है वो 2 हेक्टेयर से कम है और बीच में मिडिल फार्मर जो होते हैं उनकी ज़मीनें दिखाई गई पिक्चर में. There are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than
हाफ ऑफ द एरियाज ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाई द प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्जर इन साइज। और हाफ से ज़्यादा ज़मीनें, मैंने पहले ही बता दिया है कि वो बड़े जो किसान हैं उनकी ज़मीनें हैं। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ ज़मीन। 60 परिवार ऐसे हैं जो कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन रखते हैं। ए फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सटेंडेड ओवर द 10 हेक्टेयर्स और मोर। कुछ तो ऐसे भी परिवार हैं जिनका 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है। देख लीजिए उसी से रिलेटेड कुछ है। यहाँ पे एक आपका पाई चार्ट दिया हुआ है। ओके, ये देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कल्टिवेटेड एरिया का दिया हुआ है और नंबर ऑफ फार्मर्स का दिया है। तो कल्टिवेटेड एरिया कितना है, जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया है इसमें से आपका 36% एरिया है वो स्मॉल फार्मर्स कल्टिवेट कर रहे हैं, जिनकी ज़मीनें कितने हैं 2 हेक्टेयर से कम। दूसरा जो आपका दिया हुआ है और नंबर ऑफ फार्मर्स दिया हुआ, तो मीडियम और लार्ज। तो मीडियम और लार्ज फार्मर कितने हैं, तो 20% है। और 20% आपका खेती कितने में कर रहे हैं, तो 36% छोड़ करके बाकी एरिया में 20%। और 36% पे जो कल्टिवेशन कर रहे हैं उनका पॉपुलेशन कितना है, तो उनका पॉपुलेशन 80% है। ओके, और 64% पे जो खेती कर रहे हैं उनका पॉपुलेशन कितना है, तो 20% है ना। ये आपका एक आंकड़ा दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें, हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर कहाँ से आएंगे। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग्स में तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती ही है, आप लोग को पता है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। स्मॉल फार्मर्स जो छोटे किसान होते हैं अपने परिवारों के साथ मिल करके, पूरा परिवार एक साथ होकर के अपनी खेती कर लेते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। तो जितने भी लेबर्स फार्मिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो खुद ही उसका फुलफिलमेंट कर लेते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनको फार्म लेबर्स को हायर करना पड़ता है, यानी रखना पड़ता है किस लिए, काम करवाने के लिए अपनी खेतों पे। फार्म लेबर्स कैम आइदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज और द फैमिलीज कल्टिवेटिंग अ स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अब ये फार्म लेबर्स आएंगे कहाँ से, या तो फिर वो लेबर्स जिनकी खुद की ज़मीनें नहीं होती वो दूसरे के बड़े किसानों की ज़मीनों पे जाके काम करते हैं, या फिर जिनकी बहुत कम ज़मीनें होती हैं वो भी अपनी ज़मीन पे खेती करने के बाद एक्स्ट्रा टाइम में जा कर के बड़े किसानों की ज़मीनों पे खेती करते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द crop grown on the land. Instead, they paid wages by the farmers for whom they work. Wages can be in the cash or in kind. Example, crops. मतलब कहने का है कि जिस पे हम खेती करें उस पे खुद की उनकी अधिकार नहीं होती है फार्म लेबरर्स की, क्योंकि उनकी वो खुद की ज़मीन नहीं होती है। उसके बदले या तो उनको कैश पेड किया जाता है, यानी पगार दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, या फिर इन द फॉर्म ऑफ काइंड। काइंड कहने का मतलब है कभी मजदूरी के तौर पे उनको चावल दे दिया गया, गेहूँ दे दिया गया, कुछ खाने को अनाज दे दिया, और भी कुछ पकी हुई चीज़ें, दूध, सब्जी, फल, कुछ भी दे सकते हैं। सम टाइम्स लेबरर्स गेट मिल्स ऑल्सो, बताया अभी, खाना भी दे दिया जाता है कभी कभी। Wages vary widely from region to region, from crops to crops, from one farm activity to another, like sowing and harvesting, है ना। और वेजेस भी डिफरेंट होते हैं, हर जगह एक नहीं होते, क्षेत्र पे भी निर्भर करता है, क्रॉप्स पे भी निर्भर करता है, फार्म एक्टिविटीज पे भी निर्भर करता है, यानी बोना है, काटना है, तो उसके अनुसार ही उनको पगार दिया जाता है। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में भी वेरिएशंस होते हैं। कहने का मतलब है कभी कभी ज़्यादा समय के लिए काम मिल सकता है, कभी बहुत कम समय के लिए। अ फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर अ पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटीज़ लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर ए होल ईयर। कभी कभी कुछ फार्म लेबर्स को पर डे के लिए हायर किया जाता है काम के अनुसार, या फिर कभी कभी कुछ पार्टिकुलर सीज़न के लिए, जैसे कि हार्वेस्टिंग का टाइम है, जैसे कि फसल की कटाई हो रही है तो उसके लिए, या फिर पूरे साल के लिए कभी कभी रखते हैं। डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क्स, ऊपर में डिस्कशन है यहाँ पे जो कि पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, आप लोग पढ़िएगा। डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क्स ऑन डेली बेसिस इन पालमपुर।
डाला एक मजदूर का नाम जो कि आपका डेली बेसिस पे काम करता है, डेली बेसिस पे पालमपुर पे। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। तो इसका मतलब है डेली बेसिस पे काम कर रहा है तो हर दिन उसको काम खोजने की ज़रूरत होती है। द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ 115 रुपीज़ एज पर अप्रैल 2011 पर डे, बट डाला गेट्स ओनली 80, है ना। सरकार के द्वारा तय किया गया राशि कितना है, तो 115 रुपये अप्रैल 2011 के अनुसार। लेकिन मिलता कितना है डाला को, तो 80 रुपये मिल रहा है ना। देयर इज़ अ हैवी competition for work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages। इतना काम का कंपटीशन है और इतने लोग हैं अनएम्प्लॉयड कि कम से कम पैसे में भी लोग एग्री कर रहे हैं काम करने के लिए। डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबर, बोथ डाला एंड रामकली अमंग द पोरेस्ट पीपल इन द विलेज। डाला और रामकली का यहाँ पे डिस्कशन है जो कि आप प्रीवियस पेजेस में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। दिस इज द डिस्कशन बिटवीन द डाला एंड रामकली। दोनों फार्म लेबर हैं, दोनों पालमपुर से बिलोंग कर रहे हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने के पहले ओके